हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? वेलकम टू विद्यानंदिनी क्लासेस। सो चलो जी, ये हमारी नेक्स्ट क्लास बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें से बहुत सारे टर्म्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे। ये उसके आगे की क्लास है। 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए बेटा मैं आपके साथ कुश बांगड़ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ को लेके आया हूँ, जिसमें अभी हम लोगों ने अकाउंट स्टार्ट किया है फॉर 11th। हम लोग मिलते हैं मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। ओके, लास्ट क्लास हमारी कब हुई थी बेटा? मंडे के दिन। और आज है 30 तारीख, दैट इज़ वेंसडे। आज हमारा नया सेशन। बस ये सेशन बेटा मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली है। बट आपको कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगेगा कि हम रिकॉर्डेड में पढ़ रहे हैं, ऐसा ही लगेगा कि हम लाइव में पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे टाइम रहेगा हमारे वही 5 बजे। आपके साथ रोज मिलूंगा, रोज बात करेंगे अकाउंट्स और आगे बिजनेस स्टडीज और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था वो देख लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि एंटिटी क्या होता है। ओके, जिसको हम एंटरप्राइज बोलते हैं। इसमें बिजनेस एंटिटी भी होता है, नॉन बिजनेस एंटिटी भी होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को देखा। कैपिटल मतलब खुद के बिजनेस में पैसा लगाना, दैट इज नोन एज कैपिटल। मनी और असेट्स। ड्राइंग्स मतलब अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आप कभी भी अपने बिजनेस से कुछ भी निकालते हो तो दैट इज नोन एज ड्राइंग्स। असेट्स हम लोगों ने क्या देखा कि प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज विच विल गिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर इज नोन एज असेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल भी हमने बहुत सारे देखे। मैंने क्वेश्चन किया था बेटा आपसे, कैलकुलेटर असेट होती है या नहीं होती है, और मैंने आपसे कहा था कि इसका आंसर आपको मुझे देना है। ठीक है, सो नाउ द करेक्ट आंसर इज कैलकुलेटर असेट नहीं होती है। नो बेटा, कई बच्चों का आंसर आएगा सर यस, आपने क्वेश्चन किया था कि अगर मैं अपने बिजनेस में कैलकुलेटर लेता हूँ बिजनेस पर्पस के लिए और ये मेरी प्रॉपर्टी है तो क्या असेट है? नो बेटा, प्रॉपर्टी तो आपकी है, बट ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट नहीं दे रही है। आपको दोनों पॉइंट्स देखना है। ठीक है, तो एक तो प्रॉपर्टी आपकी होना चाहिए और फ्यूचर में आपको बेनिफिट देना चाहिए, तो जाके वो आपकी असेट्स बनेगी। अदरवाइज ये आपका एक नॉर्मल खर्चा है। ठीक है, सेम जैसे स्टेशनरी। जब आप बिजनेस में स्टेशनरी खरीदते हो तो बेटा स्टेशनरी आपकी प्रॉपर्टी जरूर होती है कि आपने खरीदा, आपने पेंसिल, रबर, स्केल, मान लो पेन, जो भी अगर आपने स्टेशनरी खरीदी है, बट ये आपको फ्यूचर में इससे कोई बेनिफिट्स नहीं होते हैं। इनको यूज़ करने से आपका बिजनेस कोई बढ़ नहीं रहा है, तो दे आर नॉट असेट्स फॉर यू। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग लाइबिलिटीज़ पे। बेटा लाइबिलिटीज़ में अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस इज नोन एज लाइबिलिटी। इसमें हमने देखा था एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है हमारी, और दूसरी कौन सी होती है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर बाय द बिजनेस और लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर बाय द बिजनेस। ठीक है, तो जो बिजनेस का ओनर है उसके प्रति लाइबिलिटी होती है तो इंटरनल लाइबिलिटी। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बहुत चीज़ समझाया था। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी सिंपल, जो आपकी बाहर की सारी लाइबिलिटीज़ हैं, दोज आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब आप यहाँ देखो, अब यहाँ से हमारा चालू होता है नेक्स्ट न्यू पॉइंट। बेटा लाइबिलिटीज दो प्रकार की होती है। पहला होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, दूसरा होता है करेंट लाइबिलिटीज। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्लासेस में सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अगर कहीं भी कोई डाउट है आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, आपको सारे पॉइंट्स यही मिलने वाले हैं। और ये मेरा नंबर है, अगर आप आगे क्लास करना चाहते हैं तो आप इस पर कांटेक्ट करके अपने आप को क्लास के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। ओके, क्लासेस को देखना है, समझना है क्या पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ा, और सबसे मेन है बेटा जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें एक क्वेश्चन होता है वाई, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, वो हमें करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए जी, लाइबिलिटीज़ के अंदर दो पोर्शन आते हैं हमारे, नॉन करेंट एंड करेंट लाइबिलिटीज़।
एक होता है हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी, दूसरा होता है हमारा करेंट लाइबिलिटीज। ऐसे ही सेम देखोगे तो असेट्स के अंदर भी इस तरीके से डिवाइडेड है। सी, असेट्स, नॉन करेंट असेट्स एंड करेंट असेट्स। और एक और होता है फिक्टिशियस असेट, जिसकी अपन बात बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि नॉन करेंट असेट्स क्या होती है और करेंट असेट्स क्या होती है। बेटा नॉन करेंट मतलब जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए हो, मोर देन 12 मंथ्स। और करेंट असेट्स मतलब जो लेस देन 12 मंथ्स हो। सर मतलब एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मैंने एक मशीन खरीदी। अब ये जो मशीन मैंने खरीदी है, ये मेरे पास कम से कम 10 साल, 5 साल, 15 साल, 8 साल चलेगी। तो मतलब इसका यूज़ मुझे 1 साल से ज़्यादा होने वाला है। अगर 2 साल भी है, 1 साल 6 महीने भी है, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, वो नॉन करेंट असेट्स में जाएगा। जैसे आप लैपटॉप खरीदते हो, खैर आप घर के यूज़ के लिए खरीद रहे हो, बट एक बिजनेस पर्पज से अगर मैं बात करूँ कि आपने लैपटॉप लिया, कंप्यूटर लिया, फर्नीचर लिया, ठीक है, कोई मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है, लैंड, बिल्डिंग, अगर आप ये चीज़ें खरीद रहे हो तो दे आर नोन एज नॉन करेंट असेट्स। और इनको फिक्स असेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है? फिक्स असेट्स, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए हो। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका करेंट असेट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट करेंट असेट्स, तो ये क्या हो गया? 1 साल से कम के लिए। एग्जांपल देखो, बहुत इजी है, लाइक कैश, बैंक। बेटा ये है ना, पैसा आता जाता रहता है, बैंक में भी आया गया आया गया। तो ये एक ऐसा नहीं कि आज जो आया वो आपके आने वाले 1 साल तक नहीं जाएगा, नहीं। इवन सबसे सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है? सिंपल, जिसमें आप डील कर रहे हो वो गुड्स, और वो गुड्स अगर आपके पास बचा रह गया तो दैट इज़ योर स्टॉक। तो ये जो स्टॉक है, ये क्या आज खरीदा तो क्या 1 साल तक आप इसको बेचोगे ही नहीं? क्या 2 साल तक बेचोगे? नहीं। ये आज खरीदा, आपकी प्रॉपर्टी है, इसको बेच के आपको फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, इसलिए एसेट है। बट ये 3 महीने 6 महीने में आप इसको बेच दोगे, फिर दोबारा नया स्टॉक ले आओगे। हो सकता है आप 10 दिन में बेच दो, 15 दिन में बेच दो, 1 हफ्ते में बेच दो, सेम डे बेच दो। तो ये आपका, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? करंट असेट बोला जाता है। आई होप कि सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो एक होता है नॉन करेंट असेट्स, दूसरा होता है हमारे पास करेंट असेट्स। अब नॉन करेंट असेट्स में 2 टाइप होते हैं। पहला अच्छा, एक बार मैं इसको बताऊंगा, उससे पहले एक बार इसको पढ़ के भी देख लेते हैं क्या क्या लिखा है इसके अंदर। नॉन करेंट असेट्स या फिर फिक्स्ड असेट्स, बात एक ही है। असेट्स विच आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। जैसे स्टॉक आप खरीदते हो तो बेटा आप बाद में क्या करते हो? उसको रीसेल करते हो। तो ऐसी असेट जो आपने खरीदी है, बट आपका पर्पस उसे रीसेल करने का नहीं है, बट विद द पर्पस टू इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी। हमारे उसको खरीदने का सबसे बड़ा पर्पस ही यही होता है कि इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके हम हमारे बिजनेस को बढ़ाएंगे। ठीक है, लेट्स एग्जाम्पल, मान लो मेरी कोचिंग क्लासेस है, तो मैंने लैपटॉप लिया, मैंने फर्नीचर्स लिए, ठीक है, मैंने प्रोजेक्टर्स लिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए असेट्स है, क्योंकि इनको यूज़ करके मैं अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाऊंगा। ठीक है, सो विद द पर्पस टू इंक्रीज इट्स, आई इंक्रीज माई अर्निंग कैपेसिटी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, और करेंट असेट्स, असेट्स विच हेल्ड फॉर रीसेल, और करके लिखा है बेटा, कन्वर्टिंग देम इनटू कैश। है ना, जरूरी नहीं कि सारे के सारे रीसेल के लिए होते हैं, बट कुछ असेट्स ऐसी होती है जिससे हमें कैश में या तो उसे हम फटाफट कैश में कन्वर्ट करने वाले हैं, या फिर वो रीसेल के लिए खरीद रहे हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड। दोज आर नोन एज करेंट असेट। एग्जाम्पल कैश, बैंक, डेटा, स्टॉक। डेटर्स की बात हम बाद में करते हुए चलेंगे, बट आपको करेंट असेट्स और नॉन करेंट असेट्स समझ में आ गया होगा। एनी डाउट? चलो जल्दी से एक बार डन का मैसेज कर दो अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो। यस, भले रिकॉर्डेड है, बट अपने को भेजते रहना है कि यहाँ से समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। ठीक है, चलो जी। नहीं बेटा, रिकॉर्डेड क्लासेस कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि अब डेली रिकॉर्डेड होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा हो सकता है कि कोई प्लान रहता है, सामने कहीं जाना है, उस दिन अवेलेबल नहीं हो, तो आपका लिंक नहीं टूटना चाहिए, आपकी क्लास नहीं टूटना चाहिए। तो कोशिश करके मैं अगर प्री प्लान हो सकता है तो बेटरली मैं आपके लिए वीडियो इस तरीके से बनाऊंगा कि जिसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आपको सोचते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फिक्टिशियस एसेट। ये सुन लो, आज के टाइम में फिक्टिशियस एसेट जैसा कुछ नहीं होता है, बट फिर भी कई जगह इसको रखा गया है। ठीक है,
assets which are neither tangible assets or not intangible. ना तो ये tangible है या नॉन intangible है, पढ़ेंगे tangible intangible क्या होता है. They are just losses. सर asset है और loss है, हाँ ये asset भी है और loss भी है, not write off in the year in which they are incurred. ये कुछ समझ में नहीं आया, बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड समझ लो. उनने कहा बेटा अगर आप एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करते हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप लोग बताओ जो आपको याद है, जल्दी से बताओ. मैं आपको 15 सेकेंड्स दे रहा हूँ, जल्दी से एडवर्टाइजमेंट्स बताओ जो आपको एकदम दिमाग में छपे हुए हैं कि सर वो एडवर्टाइजमेंट बहुत मज़ेदार है. जैसे मेरे को ही बहुत अच्छा लगता है मैगी मैगी मैगी, है ना. और बताओ, एक मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है विको टर्मरिक, नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम. याद आया कुछ? मतलब आपको सिर्फ कुछ लाइंस बोलूँगा और आपको याद आ जाएगा कि ये काय का है ना. खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, कुछ याद आया? तो दैट मीन्स आपने क्या करा है, उस एडवर्टाइजमेंट को करा तो एक बार होगा, बट उसका इम्पैक्ट कई सालों तक है. तो होता क्या है, वैसे तो वो खर्चा है, बट उस खर्चे को अगर मैं आज ही रिकॉर्ड कर दूं तो वो तो गलत हो जाएगा. हमारा अकाउंटिंग ये कहता है कि हम आगे पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ये कहता है कि आपके खर्चे को आपके इनकम के सामने ऐसे रखो कि वो उसी साल के उसी साल से रहे. मतलब इस साल की इनकम के सामने इसी साल का खर्चा होना चाहिए. बट एडवर्टाइजमेंट में तो ऐसा नहीं हो रहा था. तो फिर इसको क्या कहा गया कि इसको बोला गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. है तो ये खर्चा, बट इसको हम डेफर कर रहे हैं, मतलब पोस्टपोन कर रहे हैं. तो ऐसे खर्चे को, ऐसी चीज़ों को, दीज आर नोन एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स वगैरह, इनको इनने फिक्टिशियस एसेट का नाम दे दिया था कि यार ऐसे तो देखा जाए तो ये हमको फ्यूचर में बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स बोलेंगे. बट आज की थ्योरी ये कहती है कि इसको एसेट बोलना ही क्यों, आप पूरा का पूरा खर्चा रिकॉर्ड करो ना, बाद में आपको इनकम होती तो होने दो. क्योंकि अल्टीमेटली ये एसेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है. आपने उस पर राइट नहीं ले लिया क्योंकि आप एक बार करोगे उसके बाद वो खत्म हो गया. आपने खर्चा करा, सामने वाला खर्चा, अब वो कितनी बार चलेगा, जितने बार आपने उसका पेमेंट किया है उतनी बार वो रन करेंगे, फिर आपको नए सिरे से नया एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ेगा. तो उसको असेट से फिर बाहर निकाला गया और अब उसको फिक्टिशियस असेट का पार्ट नहीं माना जाता है. बट आज भी सोल प्रोप्राइटर के केस में पुरानी जो धाराएं चली आ रही है, पुरानी जो एक बोलते हैं ना परंपरा चली आ रही है, उसके हिसाब से इसको फिक्टिशियस असेट में रखा जाता है. क्लियर है? चलो जी, अगर यहाँ तक क्लियर हो तो एक बार जल्दी से डन का मैसेज कर दो. आज हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ. फटाफट से देखो सब जने इधर. यस, ये हमारा सेपरेट एंटिटी वाला चल रहा है. ओके चलो जी, मैंने सबसे पहले आपको कराया कि अपन लोग ने सबसे पहले तो आते से रिवीजन करा, फिर देखा कि असेट्स क्या होती है और लाइबिलिटीज़ क्या होती है. एम आई राइट? यस सर. फिर हमने ये देखा कि असेट्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है नॉन करेंट असेट्स और दूसरा होता है करेंट असेट्स. सेम फॉर लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ में भी अभी देखा नहीं है, बट एक होती है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और दूसरी होती है करेंट लाइबिलिटी. असेट्स में एक और होता है दैट इज़ फिक्टिशियस असेट, जो ऐसा है कि एक प्रकार का लॉस है बट उसको असेट माना जाता है. और ऐसा खर्चा जो आज की तारीख में रिकॉर्ड नहीं करके इसको क्या करा जा रहा है, डेफर किया जा रहा है, 4-5 सालों में टुकड़ों में रिकॉर्ड किया जा रहा है. नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स में हमने सिंपली ये देखा कि नॉन करेंट असेट जो होती है वो हमारी फिक्स असेट्स होती है. क्यों? क्योंकि इसको हम एक साल से ज़्यादा के लिए करते हैं और ये नॉट हेल्ड फॉर रीसेल. ये हम खरीदते इसलिए कि हमारा क्या हम ना तो हम इसको रीसेल करने वाले हैं और ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने वाला है. करेंट असेट्स क्या होती है, दैट इज़ हेल्ड फॉर रीसेल और रेडीली कन्वर्टेड इनटू कैश. तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो आपकी करेंट असेट्स में आएगी. आई होप कि अपन ने इतना कर लिया, आपको क्लियर है. चलिए एक बार जल्दी से डन का मैसेज सर यहाँ तक क्लियर. अगर कोई डाउट हो तो बता दो. और बेटा आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब और से ही क्लासेस में मज़ा आता है और बहुत कुछ अच्छा करने का मन करता है. तो बस ऐसे ही लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए और बताते रहिए कि क्लासेस में आपको क्या चाहिए और कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है. चलिए.
अब अपन आ गए हैं नॉन करेंट असेट्स के अंदर। नॉन करेंट असेट्स में हमारे दो टाइप के होते हैं, एक टेंजिबल असेट्स होता है, दूसरा इनटेंजिबल। बेटा टेंजिबल असेट्स मतलब बहुत सिंपल है, विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, दे कैन बी सीन और टच, जिसको हम देख सकें, टच कर सके, वो टेंजिबल असेट्स। ठीक है। और मेरा लैपटॉप मैं देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, मेरे यहाँ का फर्नीचर मैं देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, मेरी लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट्स, मैं ये सब चीज़ें देख सकता हूँ, मैं टच कर सकता हूँ, इसीलिए ये क्या हुई, टेंजिबल असेट्स। तो सर क्या है जो इंटेंजिबल है? बेटा मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा क्या बोलना चाहिए, ऐप, मेरी वेबसाइट, ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। मेरी गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, सॉफ्टवेयर है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स है, these all are known as intangible, which do not have any physical existence, they cannot be seen and touched। ना तो इन्हें देखा जा सकता है, ना टच किया जा सकता है। आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर है वो एक प्रकार से किसी के लिए इंटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि वो उनके उसको आप देख नहीं सकते हो, बट वो उनके लिए वो उनकी कमाई का जरिया होता है। क्लियर? सिंपल था। चलिए लाइबिलिटीज पे आ जाते हैं। अमाउंट ओड और पेबल बाय द बिजनेस, जिसमें आपने इंटरनल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज देखा। उसके बाद नॉन करेंट और करेंट लाइबिलिटीज। तो सिंपल है, देखो लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। जहाँ पे हमने क्या कहा कि 12 महीने से ज़्यादा अगर आपको क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ये बाद में समझ में आएगा, फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अभी सिर्फ लिखने के लिए याद रखना कि इतना लिख लेना हमेशा, जब भी एग्जाम में आए तो इस तरीके से लिखना, पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। एग्जाम्पल बैंक लोन, आपने बैंक लोन लिया 5 साल का, आपने उसको पे कर दिया, तो ये आपकी क्या होगी, ओ सॉरी, आपको उसको पे करना बाकी है ना। 5 साल का आपने लोन लिया तो 5 साल बाद पे करोगे, तो दैट इज योर नॉन करेंट लाइबिलिटी। बट मान लो आपने उधारी पे किसी से माल लिया है, तो उसको 2-3 महीने में पे कर दो। आपने किसी से उधार लिया है 6 महीने का, 3 महीने का, 12 महीने के अंदर होना चाहिए, विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स, तो वो आपके लिए क्या हो गया यहाँ पे, करेंट लाइबिलिटीज। एक बार पढ़ के देख लो जल्दी से। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स टाइम, टेक योर टाइम। नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। करेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन अ 12 मंथ। ठीक है, यहाँ लिखा है आफ्टर 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स मतलब, और यहाँ लिखा है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द अकाउंटिंग पीरियड। बैंक लोन, ये सारे के सारे नोट्स बेटा आपके सामने ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इनको चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज यहीं से रिवाइज भी कर सकते हो, बट बेटर टू राइट। जितना लिखोगे उतना दिमाग चलता है बेटा, उतनी बार आपको याद भी होती है चीज़ें। जैसे मैं, आपको याद है अपन ने जब अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा था, मैंने कहा था कि आपको अकाउंटिंग का मीनिंग तो बहुत सिंपल याद करा दूंगा, जितनी, क्योंकि हम बार बार उस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, कि अकाउंटिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस है इन विच वी आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, मेजिंग दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है ना, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। चलो बहुत बढ़िया, मुझे मालूम है आप लोगों ने मेरे साथ फट से रिवाइज कर ली होगी। ओके, तो चलिए मैं 1 मिनट के लिए पहले जाता हूँ अपने दूसरे पेज पे, जहाँ पे हम लोग लिख के इसको देख रहे हैं। सो अब बताओ, क्या ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे? नॉन करेंट एसेट्स के अंदर हमारा क्या आया बेटा, टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स, हाँ। और लाइबिलिटीज के अंदर भी हमारा क्या आया, नहीं, इसमें तो सीधा सीधा नॉन करेंट लाइबिलिटी है, मोर देन 12 मंथ्स, सॉरी मोर देन 12 मंथ्स अगर आपको पे करना है, और करेंट लाइबिलिटी मतलब लेस देन 12 मंथ्स। एग्जैक्टली 12 मंथ्स पे क्या होता है, करेंट लाइबिलिटी। ठीक है। हेल्ड फॉर रीसेल, और आपने ये देख लिया नॉन करेंट हो गया, ये सारे पॉइंट्स हो गए ना। असेट्स, लाइबिलिटी, नॉन करेंट असेट, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट के अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अरे बहुत सिंपल सिंपल टर्म्स है, और अभी हमारा एक क्लास और चलेगा, इसके बाद मतलब ये वाली क्लास और उसकी नेक्स्ट क्लास, उसमें हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट मंडे जब हम लोग मिलेंगे, क्योंकि हमारी क्लास कब कब रहती है बेटा, जल्दी से बताओ। यस, 11th की क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो आपको है मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 5 बजे, है ना। तो नेक्स्ट मंडे जब क्लास के लिए मेरे साथ बैठोगे ना, तब आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं आपको बेटा प्री प्लानिंग इसलिए दे देता हूँ, थोड़ा सा आप उस चीज़ को देखते हुए अपने लेक्चर्स को प्लान करो, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो। जितने और ज़्यादा अच्छा है कि आप लाइव देखो तो टेंशन ही नहीं, जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उस दिन आओ, देखो, ख़त्म करो, टेंशन ही नहीं। चलो जी, अब नेक्स्ट आते हैं हम परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न पे। सो कहाँ गया हमारा पेज, ये रहा। अच्छा, अपनी दुकान का नाम बताओ, भूल गए यार तुम लोग। एक, अरे बताया था ना, सुनील, मिस्टर सुनील। यस, कूल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारी शॉप का नाम है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ माल खरीद के लाएंगे और कुछ माल को सेल करेंगे, एम आई राइट? यस। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे बना देते हैं हम लोग, यार नाम तो सजेस्ट करो यार, तुम लोग ऐसे नाम नहीं सजेस्ट करोगे तो कैसे चलेगा। थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना, हाँ ऐसे खुश खुश बनाते हैं एकदम बढ़िया। गोलू मोलू सा है ये, गोलू मोलू सा। तो चलो, ये हो गया मिस्टर गोलू और ये हो गया मिस्टर मोलू। नहीं ऐसे नहीं रखते, ऐसे गोलू मोलू नहीं बोलते। एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं कोई तो नाम बताओ यार जल्दी से, मुकेश, राकेश, नहीं थोड़ा अच्छे नाम बता दो। चलो एक नाम ले लेते हैं आदित्य, ठीक है। और एक नाम लेते हैं, अभी बहुत ट्रेंडिंग नेम, आरफ। आरफ चल रहा है अभी, काफ़ी ट्रेंडिंग नेम है ना। चलो जी, आदित्य जो है हमारा है। अच्छा, कूल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मुझे बताओ आदित्य कौन हुआ। कूल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आदित्य कौन हुआ, मतलब जिससे हम माल खरीद रहे हैं, है ना। तो ये हमारे लिए, जिससे हम माल खरीद रहे हैं और जिसको हम माल बेच रहे हैं, एम आई राइट, हाँ या ना? यस। तो ये तो बायर है हमारा और ये सेलर है हमारा, क्योंकि ये हमसे खरीदने आ रहा है, ये हमको बेचने आ रहा है ना। और जब इससे गुड्स खरीद रहा हूँ तो उसको बोला जाता है परचेस। परचेस ऑफ गुड्स इज नोन एज परचेस, उसको बोला जाता है परचेजेस, एस लगाते हैं उसमें आगे। और सेल्स ऑफ गुड्स, अगर हम गुड्स को बेच रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स, है ना, सेल ऑफ गुड्स, अगर हम गुड्स को बेच रहे हैं तो उसको बोला जाता है सेल्स। माल बेचने को बोला जाता है सेल्स और माल खरीदने को बोला जाता है परचेस। एनी डाउट? माल खरीदने को बोला गया है परचेजेस, माल बेचने को बोला गया है सेल्स। तो हम आदित्य से माल खरीद रहे हैं, दैट इज नोन एज परचेस, और आरव को माल बेच रहे हैं, दैट इज नोन एज सेल्स। अब मान लो आरव को मैंने 50 यूनिट्स सोल्ड करी थी, इस 50 यूनिट्स में से उसको 5 यूनिट्स सही नहीं लगी, 45 उसको अच्छी लगी, तो 45 यूनिट्स तो उसने रख ली, ठीक है। और बाकी की 5 यूनिट्स उसने क्या करा, मुझे रिटर्न कर दिया। उसने कहा भैया यार ये माल में मज़ा नहीं आया, ये 5 यूनिट्स अच्छी नहीं आई हैं, 5 यूनिट्स उसने मुझे रिटर्न कर दी। तो जब रिटर्न कर दी ना, तो उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है, अपन ने इसको माल बेचा था ना, यस अपन ने इसको माल बेचा था, तो दिस इज नोन एज सेल्स रिटर्न। इसको क्या बोला जाता है, सेल्स रिटर्न। समझ में आया? जब बेचा तो सेल्स, वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न।
तो ऐसा तो परचेस में भी हो सकता है कि भाई मैंने भी आदित्य से माल खरीदा था, बट मुझे भी उस माल में कोई डिफेक्टिव लगा था या पसंद नहीं आया था या जो भी, तो मैंने वो माल वापस कर दिया। और ऐसा होता भी है बेटा, इन जनरल ऐसा आपने देखा होगा कि जब आप माल खरीदने जाते हो, कई बार कोई अच्छी चीज़ नहीं आती तो आप रिटर्न भी करके आते हो। तो आपने 10 यूनिट्स क्या कर दिए यहाँ पे, रिटर्न कर दिए। मान लो आपने 100 यूनिट खरीदे थे, उसमें से 10 यूनिट्स आपने रिटर्न कर दिए। तो जब ये रिटर्न करे तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज नोन एज परचेज रिटर्न। सिंपल है। तो माल खरीदने को बोला जाता है परचेजेस, बेचने को बोला जाता है सेल्स। देखो मैंने यहाँ गुड्स के आगे एस नहीं लगाया, एस लगाना जरूरी होता है, ठीक है। गुड नहीं होता है, गुड्स होता है। तो परचेज करा, सेल करा, नहीं समझ में आया, सेल रिटर्न होता है ना। सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न, परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न। चलो यहाँ तक क्लियर है। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का एक एक नाम और है, बहुत ध्यान से देखना, आपको नाम तुरंत याद हो जाएगा क्योंकि बहुत बार वो नाम लिया जाता है, ठीक है। मैं और करके यहाँ पे लिख रहा हूँ और मैं उसको हाईलाइट भी कर दूंगा। सेल्स रिटर्न को बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। और परचेज रिटर्न को बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड। बताओगे क्यों? तुम्हारे सामने ही है, एरो देखोगे तो तुमको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। मैंने एरो भी उस तरीके से ही बनाया है, हाईलाइट उसी तरीके से कोशिश करी कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आपका माल आपके पास से बाहर जा रहा है तो मतलब आउटवर्ड, और जब आपके पास वापस आ रहा है तो मतलब इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न को बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड और परचेज रिटर्न को बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है? यस। एक बार पढ़ के देख ले। चलो जी, परचेजेस पढ़ लिया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, ठीक है। आदित्य से खरीदा था, आरव को बेचा था। इसमें एक पॉइंट और है बेटा, एक चीज याद रखना, मैंने बोला था परचेजेस ऑफ गुड्स, माल खरीदा, ठीक है। परचेज ही लिखता हूँ, परचेज ऑफ गुड्स, और यहाँ लिखता हूँ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। परचेज ऑफ, मान लो कोई मशीन खरीदी या कोई असेट्स खरीदी। यस, मेरे पास एक पुरानी मशीन थी, मैंने उसको बेच दिया, सेल ऑफ ओल्ड मशीन। या कोई पुरानी असेट थी, बिल्डिंग थी कोई पुरानी, या फिर कोई पुराना फर्नीचर था, व्हीकल था, मैंने उसको बेच दिया, तो क्या करेंगे? तो परचेज ऑफ गुड्स होता है परचेजेस, सेल ऑफ गुड्स होता है सेल्स। ये आपने देख लिया। माल खरीदने को क्या बोला जाता है, खरीदा, परचेज करा, बेचने को सेल करा। बट अगर आप मशीन और असेट्स खरीद रहे हो तो वहाँ परचेज वर्ड यूज़ नहीं करोगे, यहाँ बोलोगे ये हमने क्या खरीदा है, असेट खरीदी है, उस असेट का नाम लिखोगे, ठीक है। जैसे मशीन है, कंप्यूटर है, व्हीकल है, लैंड है, बिल्डिंग है, क्या खरीदा है, नाम लिखना है। सेम फॉर सेल ऑफ ओल्ड मशीन में भी, भाई जो असेट बेच रहे हो ना उस असेट का नाम आएगा, ना कि परचेज ना कि सेल। बहुत ध्यान रखना। बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। बेटा गलती क्या करते हो तुम लोग, परचेज ऑफ देखते हो। हम बोल रहे हैं परचेज ऑफ देखो ही मत, पहले ये देखो कि क्या खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं कि मशीन खरीदी है। अगर गुड्स खरीदे हैं तो परचेज, मशीन या असेट्स खरीदी है तो उस असेट का नाम आ जाएगा। मान लो जैसे मैंने कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर, लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप, मशीन खरीदी तो मशीन। ऐसी सेल ऑफ गुड्स, तो गुड्स बेचे ना तो क्या लिखेंगे, सेल्स। बट अगर कोई और असेट बेच रहे हैं तो क्या लिखेंगे, असेट का नाम लिखेंगे। आया समझ में? Sure. तो परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जल्दी से देखते हैं नोट्स में कि क्या लिखा हुआ है। परचेज मीन्स, इट मीन्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। आपने गुड्स खरीदे हैं रीसेल के लिए, उसको बोला जाता है परचेज। परचेज दो तरीके से होती है, एक होती है कैश परचेज और एक होती है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज मतलब जब आप उसको उधार में बेचते हो, मतलब जब आप माल खरीदते हो तो दो तरीके से खरीदते हो, या तो कैश दे देते हो सामने वाले को या उधार खरीद के आ जाते हो, तो उधारे को क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज, ठीक है सर। एक बार सेल्स देख लें पहले। सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचना सेल्स होती है। एक होती है कैश सेल्स, दूसरी होती है क्रेडिट सेल्स। तो जब कैश में करी,
आपने माल बेचा, कैश आ गया, कैश सेल्स हो गई। आपने माल बेचा अभी उधार पे, बाद में माल पैसा देगा तो दैट इज नोन एज क्रेडिट सेल्स। सिंपल। चलो, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है। गुड्स परचेज में बी रिटर्न टू द सेलर, जिस सेलर से हमने माल खरीदा था उसको वापस कर दिया फॉर एनी रीजन। एग्जाम्पल डिफेक्टिव है, डैमेज है, हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, तो हमने उसको माल वापस कर दिया। सेल्स रिटर्न, इट इज रिटर्न इनवर्ड गुड सेल्स व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर, है ना। जब हमने सॉरी गुड सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर, जो हमारा बायर है उसने हमसे जब माल खरीदा था और उसने अगर आके वापस हमें दे दिया वो माल, तो वो क्या होता है, सेल्स रिटर्न। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, सेल्स रिटर्न। बट अगर आप बुक देखोगे ना, तो देखो अपन लोगों ने बुक में से क्या क्या कर लिया है। फर्स्ट एंटिटी हो गया, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया, अकाउंट बहुत सिंपल है वो बाद में देख लेंगे, कैपिटल ड्राइंग्स लाइबिलिटी हो गया, असेट्स हो गया। फिर 8 नंबर का पॉइंट आता है रेसिप्ट और एक्सपेंडिचर, इसका अलग से एक पूरा चैप्टर है, इसलिए उसमें वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे कि कैपिटल रिसिप्ट एक्सपेंडिचर होते क्या हैं, या थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे। अभी पहले बात कुछ जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़ लेते हैं। एक्सपेंसेस, रेवेन्यू अभी मैंने नहीं बताया, इनकम प्रॉफिट नहीं बताया, गेन लॉस नहीं बताया। हम आ गए थे सीधे 16 नंबर पॉइंट पे, उसमें परचेज था, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये हम लोगों ने कर लिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो देख रहे हो बेटा, वो भी एक प्रकार से सेल ही होता है, उसको अभी आपके लिए सेल्स मान के चलना है। गुड्स आप जानते हो जिसमें आप डील करते हो। स्टॉक मतलब सिंपल जो आपके पास बचा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। फिर छोटे मोटे पॉइंट्स रहेंगे, कॉस्ट, वाउचर, डिस्काउंट। कॉस्ट और डिस्काउंट आप अभी इस चैप्टर में पढ़ ही लोगे, नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ोगे। कॉस्ट अभी हम कॉस्ट नॉर्मल जो लगने वाली कॉस्ट है। बैड डेट्स बैलेंस शीट हम बाद में पढ़ेंगे, बुक वैल्यू जरूरत नहीं है अभी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत नहीं। क्रेडिट डेबिट ऑलरेडी हम लोग जब 8 चैप्टर मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ पढ़ेंगे। डेप्रीसिएशन हम लोग वहीं देख लेंगे। एंट्री क्या होती है नॉर्मल जो आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। इनसॉल्वेंट सॉल्वेंट को भी हम वहीं देखेंगे। प्रोप्राइटर मतलब जो बिजनेस चला रहा है, सोल प्रोप्राइटर। और फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो हार्डली ये चैप्टर के जो कुछ एक पॉइंट्स बचे हुए हैं वो आपके कहाँ होंगे, आपके हो जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में पहले एक बार सीखोगे कैसे क्या होता है अकाउंट। एक नॉर्मल इन जनरल प्लस माइनस करना और कुछ नहीं है। इन जनरल प्लस माइनस कौन सी चीज़ असेट्स होती है, कौन सी लाइबिलिटीज होती है, कौन सी, ये सिखाया जा रहा है वहाँ पे। अल्टीमेटली आपका जो चालू होगा वो स्टार्ट होगा जर्नल से, जब हम रूल्स स्टार्ट करेंगे और वहाँ से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया जल्दी से बता दो सर। एक तो हमने असेट्स के अंदर की चीज़ें पढ़ी कि नॉन करेंट असेट्स, करेंट असेट, फिक्टिशियस असेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल असेट्स। दूसरा हम लोगों ने लाइबिलिटीज़ में देखा नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, करेंट लाइबिलिटीज़। फिर हमने देखा परचेज क्या होती है, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। क्लासेस अच्छी लग रही तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और टाइमिंग का जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, 11th के लिए मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। नेक्स्ट अब मैं फ्राइडे को मिलूंगा, लाइव क्लास रहेगी बेटा, डोंट वरी। और टाइम रहेगा 5 बजे। चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।